तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। ये वीडियो आपकी चित्रा प्रकाशन हो, राजीव प्रकाशन या आपकी एनसीईआरटी की बुक हो, सारी किताबों के क्वेश्चंस के हम सॉल्यूशन यहाँ देने वाले हैं। साथ में आपको एक फायदा और मिलने वाला है। इसके साथ में जो भी छोटा सा छोटा टॉपिक आएगा जो आपको सिलेबस में दिया है लेकिन आपको नहीं पता है, हम साथ में उसे बताते चलेंगे। ये नहीं कि केवल क्वेश्चन सॉल्व करनी है, उसके साथ जो भी थ्योरीज आने वाली है उनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और स्टार्ट करते हैं वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों अगर आपको इस चैप्टर का जो फुल बेसिक है, जिसमें भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, जो भी कुछ है इस चैप्टर नंबर 1 का जो भी मटेरियल है, आप वो देखना चाहते हैं, बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, तो ये वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, आप इसे देख लीजिए। या कमेंट में मैं लिंक डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक डाल दूंगा, उस पर टैप कीजिए, आप सीधा उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे और अच्छे से समझिए। फिर इस वीडियो को देखिए, आप पूरी तरह इस चैप्टर को। तो दोस्तों प्रश्नावली 1 में जो पहला क्वेश्चन है वो होने वाला है अभाज्य गुणनखंड करना। यानी आपको एक संख्या दी हुई है, उसको आपके अभाज्य गुणनखंड करना है। लेकिन हमको अभी तक ये नहीं पता है कि अभाज्य क्या होता है और भाज्य क्या होता है। तो पहले हम भाज्य और अभाज्य समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ लिख लिया है भाज्य और अभाज्य। अब हम समझते हैं कि भाज्य क्या होता है और अभाज्य क्या होता है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो केवल खुद से डिवाइड होती हैं और ओनली 1 से डिवाइड होती हैं। यानी अगर हम किसी संख्या को डिवाइड करने वाले हैं, अगर वो खुद से और 1 से डिवाइड होती है तो वो अभाज्य संख्या है। पर इसका हम अपोजिट कर दें, ऐसी संख्याएं जो खुद से और 1 से डिवाइड तो हो रही हैं लेकिन उसके अलावा अन्य संख्याओं से भी डिवाइड होती हैं, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि देखिए, दो दो एक ऐसी संख्या है जो खुद से डिवाइड हो रही है और 1 से डिवाइड हो रही है और किसी से डिवाइड नहीं होगी। उसके बाद तीन तीन एक ऐसी संख्या है जो खुद से डिवाइड होती है और 1 से डिवाइड होती है। 3 के बाद 5, 7, 11, ये ऐसी संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, क्योंकि ये केवल खुद से डिवाइड हो रही हैं और 1 से। अब हम देखते हैं भाज्य संख्याएं। देखिए, अब भाज्य ऐसी संख्याएं होती हैं जो खुद के अलावा अन्य संख्याओं से भी डिवाइड हो जाए। 4 एक ऐसी संख्या है जो 2 से डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, 1 से भी। यानी खुद से 4 से डिवाइड होगी और 1 से भी डिवाइड है। इसके अलावा हम 2 से भी इसे डिवाइड कर सकते हैं। अगर ये चीज आपको समझ आ गई तो हम क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि अब हम इसको सॉल्व कैसे करने वाले हैं। तो हमारे पहले क्वेश्चन का जो पहला पॉइंट है वो है 140। हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अब यहाँ से आपको ध्यान पूर्वक समझना कि ये करते कैसे हैं। जिस तरह हम लासा और मासा की विधि करते हैं, सेम उसी तरह हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब हमने इस तरह इसको लिख लिया। अब हम देखेंगे कि 240 ऐसी कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जिससे डिवाइड हो सकती है। सबसे पहली हमारी छोटी संख्या है 2। तो क्या ये 2 से डिवाइड है? हाँ, बिल्कुल 2 से डिवाइड है। तो हम इसको पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से, ये होगी 2 सत्ते 14 और ये 0 तालिया। यानी 140 2 से 70 बार पूरी तरह डिवाइड है। अब हम 70 को डिवाइड करने वाले हैं, तो देखिए 2 से 35 बार। क्या 35 अब 2 से डिवाइड है? तो बिल्कुल नहीं। अब हम 35 को देखेंगे, 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 3। क्या 3 से डिवाइड है? नहीं। फिर उसके बाद आती है 5। क्या ये 5 से डिवाइड है? बिल्कुल। तो ये 5 से डिवाइड है। 5 सत्ते 35। अब बची 7। क्या 7 से डिवाइड है? बिल्कुल, केवल और केवल 7 से डिवाइड है। तो 7 एकन 7। अब हम 140 के जो अभाज्य गुणनखंड लिखने वाले हैं वो कैसे लिखेंगे? तो देखिए, 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इधर हमारा जो भी आता है उसको हम गुणा के रूप में लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए, 2 यहाँ कितनी बार गुणा में? 2 बार। तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर यहाँ कितनी हो गई? 2 इंटू 5 एक बार है तो 5 को ऐसे रखने दो या उसकी पावर 1 कर दो, और 7 एक बार है। तो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो हो गए 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। सेकेंड पॉइंट है हमारा 156। तो हम 156 के अभाज्य गुणनखंड करने वाले हैं सेम उसी तरीके से। तो देखिए, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। अब इसको हम फिर से डिवाइड करने वाले हैं सबसे छोटी संख्या 2 से ही, क्योंकि ये 2 से अभी डिवाइड है। 2 तिया
6 2 नीम 18। अब ये हमारी डिवाइड होगी 39 बार। अब 39 को हम कितने से डिवाइड कर सकते हैं? देखिए 3 से। 3 एकन 3 और 3 तिया 9। अब ये 13 केवल 13 से डिवाइड है, तो हम इसको डायरेक्टली ही 13 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए 13 एकन 13। अब इसके जो अभाज्य गुणनखंड है, तो मैं इसको डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। तो 2 कितनी बार है गुणा में? 2 बार। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। अब 156 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो हो गए 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। यानी इसका जो मेन आंसर है, सही आंसर है, वो ये हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो सेम सिंपल उसी की तरह पॉइंट नंबर 3 ये रहा, तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा काम है, क्या ये 2 से डिवाइड है? नहीं। तो हम इसको 3 से डिवाइड करने वाले हैं। क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगी? तो देखिए 3 एकन 3, 3 दूनी 6। अब यहाँ कितने बचे? यहाँ बचे 2। तो ये हो जाएगा 22। 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। तो ये 3 से 1275 बार डिवाइड हो चुकी है। क्या ये फिर 3 से डिवाइड है? तो हाँ। तो देखिए हम इसको डिवाइड करने वाले हैं। 3 चौक 12। अब ये 7 को 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो ये 3 से डिवाइड हो चुकी है। क्या 425 3 से डिवाइड है? तो ये अब 3 से डिवाइड नहीं है। तो हम इसको डिवाइड करने वाले हैं 5 से। तो देखिए 5 अट्ठे 40, यहाँ बचे 2, 5 पंजे 25। अब 85 को फिर से 5 से डिवाइड करने वाले हैं। 5 एकन 5। अब यहाँ कितने बचे? 3, 5 सत्ते 35। 5 से 85 को हम 17 बार डिवाइड कर सकते हैं। अब बात है 17 को। तो 17 को हम केवल और केवल 17 से डिवाइड करने वाले हैं, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। तो 17 एकन 17। अब 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड होने वाले हैं वो होंगे 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। अब यहाँ से हम 3 पॉइंट्स को पूरी तरह अच्छे से समझ के सॉल्व कर चुके हैं। अब उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है। इसको हम सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड। जब तक ये डिवाइड होता रहेगा इसको अब डिवाइड करते जाएंगे, और इन द एंड इसका जो सॉल्व करके आंसर आएगा उसको हम लिख देंगे। इसी तरह जिस तरह हमने इनको सॉल्व किया है इसको भी सॉल्व करेंगे और इसका आंसर लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें क्या थोड़ा सा बड़ा करके दे दिया, उसमें आपको 13 17 29 इनसे आप डिवाइड करेंगे तो वो सॉल्व हो जाएंगे। अब हम डायरेक्टली पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है कि जांच कीजिए कि प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। यानी हम प्राकृत संख्या n की वैल्यू रखेंगे और फिर देखेंगे 6 की पावर n रखने पर क्या उसका लास्ट वाला डिजिट जो है क्या वो 0 आ रहा है। लेकिन उससे पहले बात होती है प्राकृत संख्या क्या होती है, हमको तो नहीं पता, लेकिन हम सबसे पहले वही समझते हैं। तो प्राकृत संख्या हमारी होती हैं n की पावर, यानी हम प्राकृत संख्याओं को n मानते हैं। n की वैल्यू 1 2 3 यानी 1 से स्टार्ट हो और एंड एक कहीं भी हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी भी आप ले जाना चाहें उतनी हो। यानी n की वैल्यू, यानी प्राकृत संख्या n की वैल्यू 1 2 3 जितनी भी हो वही हमारी प्राकृत संख्या कहलाती है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं, यानी उसने बोला है n के लिए, तो n की वैल्यू हमें डायरेक्टली यहाँ से मिलने वाली है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। हम 4 तक ही लेने वाले हैं, क्योंकि सवाल को बहुत बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, उसको केवल और केवल हमें समझना है। अब हमें 6 की पावर n यानी यहाँ से सॉल्व करना है, तो हम लेते हैं 6 की पावर n। अब हम ये ज्ञात करने वाले हैं क्या ये वैल्यू रखने पर इसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 पर खत्म होता है या नहीं। तो देखिए n बराबर 1 के लिए हम स्टार्ट करते हैं। n बराबर 1 के लिए, तो n बराबर 1 के लिए 6 आ जाएगा और यहाँ n की जगह हम कितना रख देंगे 1। तो 6 की पावर 1 का मतलब है 6 केवल एक ही बार गुणा में, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हम रखने वाले हैं n बराबर 2, तो 6 n की जगह 2, इसकी पावर 2 है, तो इसका मतलब हो गया 6 को हम 2 बार गुणा में लिख सकते हैं। 6 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 36।
अब 6 की पावर हम करने वाले हैं 3, इसका मतलब 6 × 6 × 6। अब 3 बार वो 3 बार इसकी पावर है तो इसको हमने 3 बार गुणा में लिख दिया, तो इसका मान हो जाएगा 216। अब उसी तरह यदि आप 6 की पावर 4 करने वाले हैं तो लास्ट डिजिट जो आएगा वो भी 6 आएगा, 5 पर भी 6 आएगा, उसके बाद भी 6 आएगा। यानी चाहे आप कितनी भी पावर रखते जाएं, उस इस 6 की पावर n का जो लास्ट डिजिट आने वाला है वो 6 ही आने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 की पावर n के लिए, यानी n बराबर जो वैल्यू हम रखने वाले हैं 6 की पावर n के लिए, वो 0 पर समाप्त नहीं होने वाली है। तो इसका सीधा सीधा आंसर ये हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें वो बोलने वाला है, सेम क्वेश्चन यही है, क्या 6 की पावर n अंक 5 पर समाप्त होगी? अब आप पहले समझ चुके हैं 6 की पावर हम n रखने पर कुछ भी वैल्यू रखें वो 6 पर ही खत्म होने वाली है। तो दोनों का आंसर सेम हो जाएगा, लेकिन आंसर क्या आएगा? नहीं, क्योंकि ना तो वो 5 पर समाप्त होने वाली है और ना ही वो 0 पर समाप्त होने वाली है। अगर यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में यस 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 लिखते जाइए। तो दोस्तों हम धीरे धीरे करते हुए बढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरफ। अब आपके लिए ये क्वेश्चन दे रखा है और आपसे पूछने वाला है, क्या ये संख्या पूरी जो दे रखी है ये भाज्य है? अब हमारी भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो खुद के अलावा किसी अन्य संख्याओं से भी डिवाइड हो जाएं। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका, लेकिन भाज्य संख्याएं वही रहेंगी। यदि आप इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, पूरी तरह सॉल्व कर लेते हैं और वो संख्या किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड हो जाती है तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी। लेकिन इतना जोड़ घटाया गुणा भाग करने की हमारी क्षमता नहीं है। हम करने वाले हैं एक स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क में हमें क्या समझना है, यदि आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दे रखा है और उसमें से कोई संख्या कॉमन आ रही है तो वो भाज्य संख्या हमारी हो जाती है। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में प्लस से पहले ये पूरी गुणा है और प्लस के बाद ये गुणा में, यानी दो अलग अलग पद बन गए, दो अलग अलग वैल्यूज बन गई, लेकिन दोनों में देखिए इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। इसका मतलब हुआ इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से हमारी 2 कॉमन आ रही है। 2 कॉमन आने के बाद हमारा 17 × 5 × 11 × 3 प्लस में 2 कॉमन आ गई, दोनों छोड़ दी, प्लस 11। और देखिए यहाँ से 11 भी कॉमन है तो हम 11 को भी हटा देते हैं, तो इधर बची 1 × 11। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं था, हमारी तो कोई एक कॉमन आ जाए फिर भी हमारी ये भाज्य होने वाली थी। तो यहाँ से हमें सीधा दिख रहा है ये कैसी संख्या हो गई, ये एक हमारी भाज्य संख्या हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे हम जाएं तो वहां भी देखते हैं दोनों साइड 13 13 कॉमन है, तो 13 कॉमन आ गई। इसका मतलब क्या है, ये भी हमारी एक भाज्य संख्या है। और इसी में एक क्वेश्चन और ये दे रखा है और देखिए हमें दोनों में सीधा दिख गया 5 कॉमन है, प्लस से पहले प्लस के बाद, तो यहाँ से कॉमन जो आ रहा है वो आ रहा है 5। इसका मतलब ये सभी संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं होने वाली हैं। अगर वीडियो यहाँ तक भी सब्सक्राइब नहीं किए तो कब करोगे, अब तो कर दो। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करने वाले हैं। इसमें हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे और उसके बाद ये जांच करने वाले हैं कि क्या ये आंसर सही है या गलत। देखो एलसीएम और एचसीएफ निकालना कोई मामूली मतलब कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन जांच करना थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जांच करने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है। वो फॉर्मूला क्या होता है तो वो समझते हैं हम सबसे पहले। फॉर्मूला होता है हमारी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। ये हमारा फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूले की सहायता से हम जांच कर सकते हैं। हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का जो पॉइंट नंबर 1 है 26 और 91, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकालते हैं 26 91। तो उसका एक सीधा तरीका ये है, हमको ये देखना है 26 और 91 ये दोनों संख्या ऐसी कौन सी संख्या है जिससे पूरी तरह डिवाइड होती है किसी एक संख्या से। तो वो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, वो 13 एक ऐसी संख्या है जो 26 को 2 बार और 91 को 7 बार डिवाइड करती है। क्या दो, अब नीचे हमारी 2 और 7 आई, क्या 2 और 7 को कोई सी एक ऐसी संख्या जो पूर्णतः डिवाइड करती है एक को छोड़कर, क्योंकि एक सभी को डिवाइड करती है, कोई संख्या है नहीं।
तो क्वेश्चन नंबर 1 के 1 का जो एचसीएफ निकल के आया वो निकल के आया 13। अब हम इसका एलसीएम ज्ञात करने वाले हैं। तो एलसीएम के लिए भी हम सेम यही ट्रिक अपनाने वाले हैं, लेकिन इसमें मैं पूरा कर रहा हूँ। इसके बाद जो 2 क्वेश्चन आने वाले हैं इनको हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2 से ये 13 बार और ये तो डिवाइड होगी ही नहीं, इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं। 13 सत्ते 7 से 13 बार। अब 13 से ये एक एक बार दोनों डिवाइड हो जाते हैं। अब एलसीएम निकालने के लिए हम इनकी गुणा करेंगे। तो 13 दूनी 26 और 26 में गुणा करेंगे हम 7 की। 7 चिंग 42 का 2 हासिल लगा 4। 7 दूनी 14 और 4 18 यानी 182। इसका जो एलसीएम आया वो आया 13 और एचसीएफ आया 182। अब हम यहाँ से इसकी जांच करने वाले हैं, क्या जांच इसकी सही है या गलत। तो देखिए मैंने इसका एलसीएम और एचसीएफ एक जगह लिख दिया है। अब हम फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। हमारी पहली जो संख्या है, तो पहली संख्या हमारी 26 और दूसरी संख्या हमारी 91, वो लिख दी इधर। बराबर में एलसीएम की गुणा हमें एचसीएफ में करनी है। तो 13 गुणा 182। तो देखिए इनकी हम गुणा करने वाले हैं। अब फिर उसके बाद बताएंगे कि क्या ये आंसर इसका सही है या गलत। 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगा 2। 13 मट्ठे 104 और 2 106, तो यह 6 हुए और हासिल के बच्चे 10। 13 एकन 13 और 10 23। अब इधर भी करने वाले हैं हम 26 91। 1 की गुणा 6 में करी 6, 1 की गुणा 2 में करी तो 2। 9 छिक्के 54 का 4 हासिल लगा 5। 9 दूनी 18 19 20 21 22 23। 6 4 और 2 6 3 और ये 2। इधर भी 23 66 और इधर भी 23 66, दोनों साइड 23 66 यानी बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब हमारी ये जांच सही है। सेम यही मेथड अपनाकर हम 510 और 92 336 और 54 का एलसीएम एचसीएफ और जांच कर सकते हैं। दोस्तों धीरे धीरे चलते चलते हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम सॉल्व करने वाले इस क्वेश्चन को। इसमें क्या है, आपको पहले 2 संख्याएं दी हुई थी लेकिन अब 3 संख्याएं दी हुई हैं, 12 15 और 21। अब इन संख्याओं का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालने वाले हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। देखिए अभी इसे निकालते हैं हम। सबसे पहले हम देखने वाले हैं ये सभी संख्याएं ऐसी कौन सी संख्या जिससे पूरी तरह डिवाइड हो रही हैं। तो सबसे पहले 3, तो देखिए 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21। तो क्या अब ये 4 5 और 7 किसी ऐसी एक संख्या से डिवाइड हो रही हैं जिसको हम एक साथ डिवाइड कर सकें? तो नहीं। तो इसका जो एचसीएफ निकल के आया वो आ गया 3। अब हम निकालने वाले हैं इसका एलसीएम। तो सेम वही तरीका 12 15 और 21। तो देखिए 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 ओ सॉरी 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21। इसको हम 2 से 2 बार डिवाइड कर देंगे और 2 से 1 बार डिवाइड हो जाएगा। 5 और 7 को 5 से 5 एकन 5 और 7 एकन 7। तो इसकी हम गुणा कर देंगे तो वही इसका एलसीएम आ जाएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 में पंजे 60 और 6 सत्ते 42, सॉरी 420। इसका आंसर जो आया वो आया 420। एलसीएम 420 और एचसीएफ आया इसका 3। तो क्या हम इसी तरह आगे जो 2 पॉइंट और दिए हुए हैं क्या हम उनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब हम चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 10 की तरफ और उन्हें करते हैं बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व। दोस्तों प्रश्नावली 1.1 में ये 3 क्वेश्चन और रह गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, यानी यही करने लायक है। उसके बाद तो हमें वो क्वेश्चन इतने वो नहीं है कि जो हमें किए जाएं। तो सबसे पहले 306 और 657 का एचसीएफ 9 दे रखा है। तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि इनका हम एलसीएम निकाल सकते हैं? सेम तरीका पुराना वाला हो जाएगा 306 और 657। आप यहाँ से इसका एलसीएम निकाल सकते हैं आसानी से। तो इस क्वेश्चन को मैं यहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि जो हम कर सकते हैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। अब क्वेश्चन नंबर है क्या 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 कोई ऐसी संख्या हो सकती है जिसका एचसीएफ 18 और एलसीएम 380 हो सकता है? ये सॉल्व करने से पहले हमारा ये जानना बहुत जरूरी है, किसी संख्या का हम एलसीएम एचसीएफ निकाल देते और एचसीएफ एलसीएम को पूरी तरह डिवाइड कर देता है तो वो उसका एचसीएफ और एलसीएम हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते।
18 से 380 को डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड नहीं होने वाला है। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 11 में देखते हैं। तो 525 जो 3000 दे रखी है, ये संख्या दोनों इससे डिवाइड होने वाली हैं। तो पूछ रहा है इसका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ हमारा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को जिनका हमने लिया है उसको पूरी तरह डिवाइड कर दे। तो इसमें सबसे बड़ी जो संख्या है वो हमारी 75 है। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 75 होगा। जो मैंने बात आपको बताई है उनको आप ध्यान रखें तो आप ये सवाल कर सकते हो कि सबसे बड़ी संख्या हमारी 75 है और 75 इन दोनों को पूरी तरह डिवाइड करने वाली है और वही इसका एचसीएफ हो गया। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी है और वीडियो समझ आ गई तो नीचे सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में यस 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 लिखते जाइए।